होश संभालने के साथ ही उसकी जिंदगी में मुसीबतों ने दस्तक दे दी थी। गुर्बत की जिंदगी उसके नसीब में लिखी हुई थी। विद्रोही तेवर उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। इसीलिए जब दबंगों ने उसकी अस्मत पर हाथ डाला तो उसने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और बीहड़ की राह पर निकल पड़ी। हम बात कर रहे हैं चंबल में अपनी गोलियों की गूंज से दहशत फैलाने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। कहा जाता है कि अपने ऊपर हुए अत्याचारों से परेशान होकर फूलन देवी ने हथियार उठाए और बंदूक की नोक से इंसाफ का रास्ता बनाया। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। दिन 14 फरवरी 1981, स्थान बहमई। वारदात 22 ठाकुरों की हत्या। मुजरिम दस्यु सुंदरी फूलन देवी। फूलन देवी बीहड़ों के सन्नाटों को चीरती हुई एक ऐसी शख्सियत जिसकी दहशत का साया लंबे समय तक चंबल की वादियों में कायम रहा। बदला लेने का जुनून उसके सिर पर इस हद तक सवार था कि उसके सामने जो भी आया उसकी बदले की आग में भस्म हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब वह बीहड़ों की गुमनामी से निकलकर वह सुर्खियों की सरताज बन गई। कहा जाता है कि अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने चंबल के बीहड़ों में कूदने का फैसला किया था और इंसाफ के लिए उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। 14 फरवरी 1981 बहमई में जीवन हमेशा की तरह समान गति से दौड़ रहा था। अचानक दूर से दहशत का साया गांव पर मंडराने लगा। धूल का गुबार जब छटा तो फूलन देवी गांव वालों के सामने खड़ी हुई थी। अब वह डाकुओं के लिबास में दस्यु सुंदरी बन चुकी थी। लंबे समय के बाद वह गांव में खून की होली खेलने के लिए आई थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला, बदला और सिर्फ बदला। गांव में पहुंचकर उसने गांव के ठाकुर समुदाय के लोगों को ललकारा और उन दो लोगों की उसने पहचान कर ली जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। सभी लोगों को वह इकट्ठा कर नदी के तट पर ले गई और घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन दो लोगों के साथ फूलन देवी ने बेकसूर 22 लोगों को भी गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया था। बाकी 20 लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दुष्कर्म करने वाले दो लोगों की जानकारी नहीं दी थी। इसी के साथ गांव में गुमनामी की जिंदगी जी रही फूलन देवी देश की दुनिया की सुर्खियों में छा गई। बहमई का शोक और चीख पुकार देश की सरहदों को पार कर दुनिया भर में छा गया। शोले के गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक अब फूलन बन गई थी। फूलन का निशाना जितना अचूक था उससे ज्यादा कठोर और बेरहम उसका दिल था। एक झटके में 22 लोगों की लाशें धरती पर गिराने का उसको जरा भी मलाल नहीं था। इस हत्याकांड के बाद 2 साल तक फूलन अपनी दहशत चंबल में फैलाती रही, लेकिन पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस घटना के बाद चौतरफा आक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के एक छोटे से गांव गोरहा में हुआ था। फूलन के पिता एक मल्लाह थे। फूलन का परिवार काफी गरीब था और उसके पिता की मजदूरी से उसके कुनबे का गुजर बसर होता था। उसके पिता के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और मामूली सी जमीन के लिए उसके पिता की चाचा से अदावत चल रही थी। इसी पुश्तैनी जमीन पर उगे हुए एक नीम के पेड़ के लिए वह अपने परिवार से भिड़ गई थी। फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में एक अधेड़ पुत्ती लाल से कर दी गई थी और कुछ समय बाद उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। आरोप है कि 15 साल की उम्र में गांव के ठाकुरों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। गांव में उसको निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। न्याय की आस में वह दर दर भटकती रही, लेकिन उसकी इंसाफ की आस पूरी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद गांव में डकैतों ने हमला कर दिया। डकैत माल असबाब लूटने के साथ फूलन को भी अपने साथ अगवा कर ले गए। डकैतों के अड्डे पर भी फूलन के साथ कई बार दुष्कर्म हुआ।
यहाँ पर उसकी मुलाकात डकैत विक्रम मल्लाह से हुई और दोनों ने मिलकर एक अलग गिरोह बना लिया। कहा यह भी जाता है कि फुल्लन का पहले से ही डकैत गिरोह के लोगों के साथ उठना बैठना था और स्वेच्छा से डकैतों के साथ चली गई थी। 2 डकैतों से उसे इश्क हो गया था। उसमें से एक बाबू गुज्जर और दूसरा विक्रम मल्लाह था। विक्रम मल्लाह को यह बात नागवार गुजरी और बाबू गुज्जर का कत्ल कर वह गैंग का सरदार बन गया। विक्रम गैंग की भिड़ंत अब ठाकुरों के एक गैंग श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर से हुई। इस गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार डाला और फुल्लन के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद फुल्लन की जिंदगी ने नई करवट ले ली। भामई हत्याकांड के बाद पुलिस फुल्लन की तलाश में बीहड़ की खाक छानने लगी। फुल्लन भी पुलिस को चकमा देकर बीहड़ में अपने ठिकाने बदलते रही, लेकिन धीरे धीरे फुल्लन का गिरोह कमजोर पड़ने लगा और दूसरे गिरोह चंबल के बीहड़ में अपना दबदबा कायम करने लगे। सरकार ने भी इस समय नर्म रुख अख्तियार कर रखा था। बीहड़ की खाक छान रही फुल्लन को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण की पेशकश की। फुल्लन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के संगीन आरोप थे। फुल्लन देवी ने भी आत्मसमर्पण का मन बनाया और शर्तों का पुलिंदा सरकार को थमा दिया। फुल्लन देवी का कहना था कि उसके साथियों को मृत्यु दंड ना मिले, किसी को भी 8 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे न काटना पड़े। हालांकि इसके बावजूद बगैर मुकदमे के फुल्लन को 11 साल जेल में काटना पड़ा। फुल्लन देवी ने आखिर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने 10,000 लोगों और 300 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हथियार डाल दिए। फुल्लन की जिंदगी ने नए करवट उस वक्त ले ली जब 1993 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी सरकार ने फुल्लन के ऊपर लगे सारे आरोपों को वापस ले लिया और 1994 में फुल्लन जेल से बाहर आ गई। अपनी दामन पर लगे पिछले दाग धुलने के साथ फुल्लन ने उम्मेद सिंह के साथ 7 फेरे ले लिए। 1996 में फुल्लन को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और वह मिर्जापुर से जीतकर संसद पहुंच गई। इस तरह बीहड़ों की खाक छानने वाली फुल्लन देवी अब लुटियंस की दिल्ली में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। 1988 में वह चुनाव हार गई, लेकिन 1999 में एक बार फिर जीत का सेहरा उसके सिर पर बंध गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब 22 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाली फुल्लन देवी के सिर पर भी मौत का साया मंडराने लगा। 25 जुलाई 2001 शेर सिंह राणा फुल्लन देवी से मिलने उसके बंगले पर पहुंचा। शेर सिंह ने फुल्लन देवी के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, घर में खीर खाई और उसके बाद गेट पर फुल्लन देवी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह खौफ का साम्राज्य कायम कर सियासत के गलियारों में तफरीह करने वाली फुल्लन देवी की जिंदगी का अंत हो गया। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही रोचक क्राइम स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी का खास सेगमेंट क्राइम सीन।